ओके गुड इवनिंग गाइस। आई होप तुम लोगों ने अच्छी तरह से पूजा एंजॉय किया। दो द पूजा दिस टाइम वाज लिटिल डिफरेंट। आई होप तुम लोगों ने सेफली सब कुछ करके पूजा एंजॉय किया। आई होप सो। तो सिंस यस्टरडे वाज दशमी, सो पूजा गॉट ओवर, वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। तो स्टडीज़ भी शुरू करना पड़ेगा। तुम लोग का एग्ज़ाम भी एज यू हैव योर एग्ज़ाम्स in the November 15th, so we have to resume back to our studies as well. तो हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग आप लोग का जो एक चैप्टर जो तुम लोग का बाकी है द in the syllabus for the exam that you are supposed to appear for in the month of November, that is the making of a scientist. That is a chapter 6 from your this book, Footprints Without Feet, the making of a scientist by रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, राइट। वो वाला चैप्टर तुम लोग का बाकी है, तो वो वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस विल फिनिश विद इन 2 classes or 3 classes. आई थिंक दिस वुड टेक 4 classes at least, 4 videos at least this would take, so we'll do it. अगर वीडियोज़ में ख़त्म नहीं होता है तो फिजिकल क्लास में ख़त्म कर देंगे, बट आई वुड like try to do it within this week. Maybe I would take extra class 1 or more, right। मतलब सिर्फ वीडियोज़ मतलब अपलोड करना है, ठीक है। तो वो तुम लोग को सुनना है, शायद 1 या 2 क्लास में इस वीक में और ले लूँ, ठीक है, जस्ट वीडियोस अपलोड करने के लिए और तुम लोग को सुनने के लिए। तो विल फिनिश दिस आई थिंक बाय दिस वीक, राइट। सो ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है। उनका जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और उसके चलते वहीं पे वो बड़े हुए हैं। किस तरह से उनमें साइंटिफिक जो टेम्परमेंट है, किस तरह से साइंस उनमें आया, किस तरह से उन्होंने साइंस उनको अच्छा लगा, किस तरह से उन्होंने ये सब किया, ठीक है, वो सब के बारे में है ये चैप्टर, ठीक है। किस तरह से वो साइंटिस्ट बन के उठे, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 11 जून 1959 को, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था रिचर्ड जे एब्राइट एंड उनकी माताजी का नाम था जैकलिन के एब्राइट। तो ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनके बारे में है। वो बेसिकली एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। तो वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्हीं को लेके ये चैप्टर है, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of a National Academy of Sciences. तो वो शुरू कर रहे एक अचीवमेंट, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था रिचर्ड एब्राइट का, जो कि 22 ईयर्स उनका था, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। तो पिछले साल वो स्काउट थे, आई मीन स्काउट सॉर्ट ऑफ गाइड जो होते हैं, राइट, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड ट्रिप्स एंड अदर थिंग्स, उन लोग को स्काउट बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो स्काउट थे फॉर्मर, मतलब पिछले साल वो मतलब हाई स्कूल से जस्ट निकले थे या फिर ऐसे कुछ होगा, ठीक है, वो स्काउट थे। इस साल उन्होंने मतलब बहुत यंग थे, इसका मतलब स्काउट जो होता है, स्काउट का जो उम्र होता है वो 22-23 तक होता है, उसके बाद तुम स्काउट नहीं हो सकते। बहुत ही यंग एज के वो थे, ठीक है। मतलब पहले साल में वो बहुत यंग एज के थे, जो दूसरे छोटे बच्चों के साथ वो स्काउटिंग पे जा रहे थे। दूसरे साल रिचर्ड एब्राइट ने पूरे दुनिया को आश्चर्य कर दिया, क्या बोल के, सेल्स के ऊपर, मतलब बॉडी सेल्स जो है, सेल्स के ऊपर उनका एक काम को लेकर उन्होंने पूरी तरह से एक नई थ्योरी का इजाद किया, एक नई थ्योरी को इवॉल्व किया और उसको लेके पूरा जो वर्ल्ड है उसको वो कर दिया, आश्चर्य कर दिया, सरप्राइज कर दिया, ठीक है। उन्होंने वो कहाँ पे लिखा, उन्होंने उनका रूममेट, कॉलेज के रूममेट रिचर्ड एच एब्राइट ने उनके रूममेट के साथ वो थ्योरी एक आर्टिकल में लिख के, एक तुम्हारा ऐसे में लिख के कहाँ पे पब्लिश किया, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है, जो मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोसीडिंग्स मतलब उसका जो पब्लिकेशन निकलता है, उसका जो मैगजीन निकलता है, उस मैगजीन में उन्होंने लिख के वो थ्योरी एक्सप्लेन किया। तो सोचो कि मतलब 22 साल का एक लड़का, ठीक है, यानी मुझसे भी छोटा एक लड़का, ठीक है, उसने अपना एक साइंटिफिक थ्योरी ही एक्सप्लेन करके एक इतने बड़े नेशनल लेवल के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के मैगजीन में पब्लिश किया। तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। It was the first time that this important
साइंटिफिक जर्नल्स हैड एवर पब्लिश द वर्क्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। और ये भी पहला बार होगा शायद हिस्ट्री में उस साइंटिफिक जर्नल का, उस साइंटिफिक मैगजीन का, ठीक है, जिसने कॉलेज स्टूडेंट्स के काम को, कॉलेज स्टूडेंट्स की रिसर्च को अपने मैगजीन में पब्लिश किया। तो सोचो कि कितना हाई लेवल का रिसर्च रहा होगा उनका। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 50 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम ए बैट। अगर हम इसका कंपेरिजन स्पोर्ट्स के साथ करते हैं तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बेसबॉल का एग्जांपल दे रहे, राइट, बेसबॉल, बिकॉज बेसबॉल इज़ वेरी फेमस, मतलब मोर देन क्रिकेट। मतलब हम लोग का तो जो बैट बॉल के साथ जो गेम होता है वो क्रिकेट है, राइट, और जो बहुत फेमस है। लेकिन अमेरिका में क्रिकेट से ज़्यादा जो गेम फेमस है वो है बेसबॉल। तो बेसबॉल में क्या होता है, बेसबॉल में इस तरह से फील्ड होता है, फील्ड में ये फील्ड होता है, तो फील्ड में बहुत सी जगहों में पॉइंट रखा हुआ होता है, ठीक है। तो एक जगह पे एक जगह से और बीच में एक होता है, राइट, लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरी तरह से वो होता है, ठीक है, मतलब पॉइंट लगा हुआ होता है, ठीक है, प्लेट लगा होता है, बीच में एक प्लेट होता है, ठीक है। तो उस प्लेट में से और यहाँ पे एक पर्सन होता है जो बैट करता है, और बेसबॉल का बैट थोड़ा डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है, इट्स द ओवल शेप वन, ठीक है, ये इस तरह का बैट होता है, हमारे क्रिकेट की तरह बैट नहीं होता है, ठीक है। तो वो बेसबॉल का बैट होता है। तो क्या होता है, जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है, और बेसबॉल का जो वो है, जो बैट्समैन है वो बॉल को फेंकता है। उसको बॉल को उतना दूर तक फेंकना है कि वो जहाँ से शुरू करता है वहाँ से घूम के उसको आके यहाँ पे आ जाना पड़ता है, नहीं तो वो हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। होम रन करना पड़ता है उसको, ठीक है। या तो उसको किसी एक पॉइंट में चला जाना पड़ता है, अगर दो पॉइंट के बीच में रहा तो वो आउट हो जाएगा। अगर बॉल खोज के अगर उस पॉइंट पे मार दिया, ठीक है, तो उसको क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स जो होता है वो पूरा पॉइंट्स को क्रॉस करके मेन पॉइंट में आना पड़ता है, जहाँ से उसने बैटिंग शुरू किया था। तो उस पूरे चीज़ को होम रन कहते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में ये बेसबॉल का एग्जांपल देके बोले कि रिचर्ड एच ब्राइट के जो अचीवमेंट था वो शायद किसी स्पोर्ट्समैन के लिए, किसी बेसबॉल प्लेयर के लिए उतना ही अचीवमेंट हो जिसने शायद पहली बार बैट किया हो गेम में, और पहली बैट में उसने पूरा होम रन कर दिया हो। मतलब पूरा इतना ज़ोर से बॉल फेंका कि बॉल मिला ही नहीं, और उसने पूरा फील्ड का एक चक्कर काट के अपनी जगह पे आ गया पहले बैट के साथ ही, ठीक है। For Richard Bright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields, and it all started with butterflies. तो रिचर्ड ब्राइट के लिए ये उस लंबे अचीवमेंट के उस लंबे लिस्टों में से वो पहला अचीवमेंट था जो उनको बाद में साइंस और साइंस रिलेटेड दूसरे फील्ड्स में मिला। और ये जो शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू हुआ तितलियों से, बटरफ्लाई से। तो ऑब्वियसली तुम लोग को थोड़ा लग रहा होगा तितलियों से बटरफ्लाई से कैसे, तो वो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do. तो इब्राइट अपने माता पिता के अकेले ही बेटे थे, ठीक है। वो कहाँ पे बड़े हुए, पेंसिल्वेनिया में ही बड़े हुए, ठीक है। तो जब उनसे पूछा गया कि वो वहाँ पे क्या करते थे, किस तरह से उनमें वो साइंटिफिक टेम्परमेंट आया, किस तरह से साइंस के प्रति उनका लगाव हुआ, तो उन्होंने बोला कि देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर। तो पेंसिल्वेनिया में वैसा ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब छोटा सा शहर था, ठीक है, कुछ कर नहीं पाते थे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, ठीक है। ही सेड्स आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। और बोले थे कि मेरे पास वैसे बेसबॉल और फुटबॉल की टीम भी नहीं थी जिनके साथ जाके मैं खेलूँ, ठीक है, खेल सकूँ, ठीक है। ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था, ऐसा कोई टीम भी नहीं था मेरे पास, मतलब उनका कोई खेलने का साथी भी नहीं था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। तो एक चीज़ था जो वो कर सकते थे, वो था वो घर के आसपास जगहों पे जाके नई नई चीज़ों को कलेक्ट करके अपने पास जमा करना। So he did, and did he ever. Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. और वही उन्होंने किया, ठीक है, और वही वो करते रहे, मतलब कलेक्शन करते रहे, ठीक है। Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. तो एकदम किंडरगार्टन से, मतलब एकदम केजी से इब्राइट ने बटरफ्लाई मतलब कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है, उसी डिटर्मिनेशन से जिस डिटर्मिनेशन उन्होंने बाद वाले एक्टिविटीज़ किया। मतलब उनका फोकस पहले से ही बहुत, कंसंट्रेशन और फोकस पहले से एकदम बचपन से ही पूरा ठीक था। तो उन्होंने एकदम केजी से ही शुरू कर दिया था वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, ठीक है, और उसी डिटर्मिनेशन के साथ किया था जिस डिटर्मिनेशन को लेके वो बाद में इतना सब कुछ अचीव कर पाए साइंस के फील्ड में। तो उन्होंने सिर्फ बटरफ्लाई को ही नहीं, उन्होंने रॉक्स कलेक्ट किया,
पत्थर कलेक्ट किया, फॉसिल्स कलेक्ट किए, डेड रिमेन्स ऑफ द फॉसिल्स, पता है ना तुम लोगों को क्या है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट रिमेन बरीड अंडर द अर्थ, तो वो भी जहाँ जहाँ मिले उन्होंने वो कलेक्ट किया, कॉइन्स कलेक्ट किया। ही बिगेन एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग एंड लव, उनको एस्ट्रोनॉमी भी बहुत पसंद था और हमेशा वो क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत जिज्ञासा के साथ हमेशा रात को तारे देखते रहते थे, आकाश में नई नई चीज़ें जानना चाहते थे, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, एकदम पहले से ही उनके दिमाग में एक जानने की इच्छा थी, जिज्ञासु इच्छा, मतलब सब कुछ जानना है, सब कुछ जाना है, और उसके साथ साथ एक ब्राइट माइंड था और बहुत ही उज्जवल एक उनका, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनमें एक जानने की इच्छा थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मुझे जानना है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी इस ये जो इच्छा थी, ये जो जानने का जो जज्बा था, इस चीज़ को किसने बढ़ावा दिया, इस चीज़ को बढ़ावा दिया उनकी माता जी ने, ठीक है, उनकी मम्मी ने, जो उनके इस जानने की इच्छा को, उनको और नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा को और भी वो बढ़ावा देती रही और भी उनको प्रोत्साहन देती रही, इंकरेजमेंट देती रही, ठीक है। शी टुक मी ऑन ट्रिप्स, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटेन मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प इन मेनी अदर वेज, और वो उनको ट्रिप्स, मतलब कई नए नए जगह घूमने ले जाती थी, उनको टेलीस्कोप ला के देती थी, माइक्रोस्कोप ला के देती थी, कैमराज ला के देती थी, माउंटिंग मटेरियल्स, मतलब माउंटेनियरिंग करने का जो चीज़ें होता है, छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने के लिए जो जो चीज़ें होते हैं वो ला के देती थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और जो जो चीज़ें मतलब लगता था उनको उनकी जिज्ञासा में करने के लिए, उनको नई नई चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, उनकी नई चीज़ों को सीखने के लिए, वो सब ला के वो देती थी, और ऐसे बहुत से वे में उनकी माता जी उनको हेल्प किया करती थी, ठीक है। I was his only companion until he started school, his mother said. After that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died, when Richie was in 3rd grade. तो उनकी माताजी से जब उनके बेटे के बारे में पूछा गया, मतलब रिचर्ड इब्राइट के बारे में पूछा गया, और रिचर्ड इब्राइट का ही पेट नेम रिची है, ठीक है, उनकी माताजी उनको रिची कह के बुलाते थे। तो उन्होंने बोला कि जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था, मतलब स्कूल जाने तक में ही उसकी अकेली पार्टनर थी, मतलब वो घर में मेरे साथ ही रहता था, उसका कोई दोस्त वोस्त पहले भी नहीं था, ठीक है, स्कूल शुरू होने तक, स्कूल जाने तक वो मेरे साथ ही रहता था, ठीक है। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू किया, ठीक है, देन आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, ठीक है, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, ठीक है, तो उसके दोस्त आने लगे, मेरे साथ भी उसके दोस्त आने लगे, ठीक है। लेकिन रात में, मतलब सब जब चले जाते तो रात में सिर्फ वो उनके माताजी के साथ ही रहता था और उन्हीं के साथ वो टाइम स्पेंड करता था, उन्हीं के साथ वो सब कुछ मतलब जानने की कोशिश करता था, ठीक है। इवन जब रिची के, मतलब रिचर्ड इब्राइट के फादर का डेथ हो गया, जब वो 3rd ग्रेड में थे, तो उनकी माँ के लिए से वही एक कंपेनियन थे, मतलब रिचर्ड ही उनकी माँ के लिए अकेले कंपेनियन थे और उन्हीं के साथ ही बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he did not have things to do, I would work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. तो वो बोलते थे कि वो उनके बेटे, मतलब रिचर्ड इब्राइट और उनकी माँ हमेशा ही शाम को डाइनिंग रूम के टेबल में वो लोग समय बिताते थे, ठीक है। तो सोचो कि रिचर्ड इब्राइट के पास, उनकी माँ बोल रही थी कि रिचर्ड इब्राइट के पास कोई काम नहीं करने का, ठीक है, आई फाउंड वर्क फॉर हिम। तो सोचो कि उसका होमवर्क करने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है, तो वो क्या करती थी, उनकी माँ क्या करती थी, वो उनके लिए काम निकालती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। काम मतलब ये नहीं कि कुछ कर लो, ये बर्तन धो लो या ये सब कर लो, नहीं, नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करती थी। चलो कोई बुक निकाल के उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है, कोई चीज़ दिखा के उसके बारे में डिस्कस करना, तो वो सब करते थे। उसके बाद अगर होमवर्क नहीं होता था, कुछ करने का नहीं होता था, तो माँ बेटे मिलके दोनों एक साथ उसी चीज़ें पे लगे रहते थे और नई नई चीज़ें सीखते थे। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। और रिचर्ड इब्राइट को भी ये बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनको नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, ठीक है। And learn he did. He learned, earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid, his mother said. और उसने सीखा भी, रिचर्ड इब्राइट ने नई नई चीज़ें सीखा, ठीक है। स्कूल में भी उनके टॉप ग्रेड्स थे, स्कूल में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, ठीक है। और एवरीडे थिंग्स, मतलब अगर नॉर्मल में देखा तो वो हर किसी दूसरे बच्चे की तरह ही थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं था। वो दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना सब कुछ करना पसंद करना मतलब सब कुछ करना पसंद करते थे, लेकिन जस्ट उनमें एक नई नई चीज़ों के बारे में जानने की, उनको लेके चर्चा करने की, उनको लेके डिस्कशन करने की, रिसर्च करने की एक अलग वो थी, थिंकिंग थी उनके दिमाग में, ठीक है।
By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies from under his hometown. और जब तक वो सेकेंड ग्रेड में पहुंचे थे तब तक रिचर्ड इब्राइट ने क्या किया था, उनके होम टाउन में जितने भी 25 स्पीशीज़ के बटरफ्लाई मिलते थे, 25 टाइप्स के बटरफ्लाई ही मिलते थे, उन 25 टाइप्स के बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम लोग थोड़ा बुक निकाल के देखना। बुक में ये 25 बटरफ्लाइज का पूरा नाम, ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, स्पीशीज एंड सबस्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग। तो 6 हफ्तों में, ठीक है, मतलब 1-1.5 महीनों में उन्होंने ये पूरा 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई खोजे। ठीक है, उनका विंग्स कैसा है, ठीक है, उनको देखने में कैसा है, ठीक है, क्या है, वो सब वहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But when my mother got me children's books called The Travel of Monarch X, that book which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. तो रिचर्ड एडवर्ड ने कहा एक इंटरव्यू में कि वहीं पे शायद मेरा बटरफ्लाई, मतलब मैंने तो मेरे सारे होम टाउन का जो 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई है उन सब लोगों को जमा कर लिया था, और मैंने सोचा था कि यही 25 स्पीशीज शायद सारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसी के साथ शायद मेरे बटरफ्लाई स्पीशीज़ का, बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का, तिथि को कलेक्ट करने का शौक भी ख़त्म हो जाता, उनको जानने का इच्छा भी ख़त्म हो जाता, अगर मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों का बुक नहीं दिया होता जो कि था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। बुक का टाइटल क्या था? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। मोनार्क जो है वो एक तरह का बटरफ्लाई है। ठीक है, जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई, वो एक तरह का बटरफ्लाई है। ठीक है, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क्स बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और उस बुक में लिखा था कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई सिर्फ यही जगह पे नहीं रहते हैं, वो सेंट्रल अमेरिका तक ट्रेवल करके जाते हैं। और उसी के साथ मतलब ये पूरे बटरफ्लाइज को लेके मेरे दिमाग में एक नई तरह का जिज्ञासा, नई तरह का चीज़ें ही खोल दिया था इस बुक ने। ठीक है, कि बटरफ्लाइज के बारे में मुझे और भी जानना है। ठीक है, at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive text to the wings of monarch. तो जो बुक था उस बुक के लास्ट में लिखा हुआ था कि जो लोग वो बुक पढ़ रहे हैं वो लोग बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में, बटरफ्लाई जो एक जगह पे दूसरी जगह जाती है, एक जगह पे नहीं रहती है। ठीक है, वो जो काफ़ी देश, काफ़ी सब कुछ ट्रैवल करके जाती है। ठीक है, जिस तरह से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, वो लोग जिसने ये बुक लिखा है उनको उस माइग्रेशन के बारे में जानने के बारे में और भी हेल्प करें। ठीक है, और पीछे देयर वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, और उनको बोला गया कि वो उन सब बटरफ्लाइज को लेकर टैग करके, मतलब एक बुक में पेस्ट करके उन सब लोगों को सुंदर से करके किसको भेजे डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट। ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट। वो कहाँ पे काम करते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा में काम करते थे। तो ये जानने के बाद इब्राइट के मदर ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर उर्कुहार्ट को एक चिट्ठी लिखा कि उनके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, क्या वो उनको हेल्प कर सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद ही उनका रिप्लाई आया, और इब्राइट उनके लिए क्या कर रहा था? अटैचिंग लाइट एडहेसिव टेक्स्ट टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। तो वो क्या कर रहा था? वो मोनार्क्स डेड बटरफ्लाइज होते हैं, जिंदा नहीं, जो मरे हुए बटरफ्लाइज होते हैं, उनको लेके उन पे लाइट एडहेसिव, मतलब हल्का गम लगा के उनको पेज में चिपका रहा था, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव लगा के तो वो उसका जो पंख है वो फट जाएगा, क्योंकि वो मरा हुआ होता है। राइट, सो मरे हुए बटरफ्लाइज जो है उनको लेके वो उनके विंग्स पे जो है गम लगा के उन पर सेट कर रहा था, ताकि वो उसको पूरी तरह से कलेक्ट करके उनको बेच सके। Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. और किसी को भी अगर ऐसा बटरफ्लाई मिलता है, मतलब इस बुक में जो भी बटरफ्लाई मेंशन है, मोनार्क का जो भी मेंशन है, जो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, उनको बोला गया था कि वो टैग करके, वो सब कुछ करके वो डॉक्टर उर्कुहार्ट को भेजे। तो वो डॉक्टर इब्राहिम भी वैसा ही कर रहे थे। द बटरफ्लाई कलेक्टिव सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। रीडिंग वो जगह का नाम है जहाँ पे वो लोग रहते थे, पेंसिल्वेनिया का। ठीक है, तो बटरफ्लाई जो कलेक्ट कर रहे थे वो रीडिंग के आसपास, वो समर के आसपास 6 वीक्स तक रहा। उसके बाद शायद ठंड पड़ गया तो बटरफ्लाइज भी रिट्रीट हो गए, वो लोग वहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो मतलब वो समझ गए थे कि अगर बटरफ्लाइज को
मतलब पकड़ना है या उनके बारे में जानना है, उनको कलेक्ट करना है, तो उनको चेज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उनको उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ सकते, दौड़ने से वो उनके पास नहीं आएगा। तो उनको क्या करना है, उनको एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज मतलब एक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को उगाना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा उनके पास, ठीक है। He could catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through her life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फीमेल, एक मादा मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा, उसका एग्स लिया लेके उनके बेसमेंट में, तो उनके घर के नीचे का जो जगह होता है, बेसमेंट मतलब नीचे का जो स्टोर रूम होता है, उस स्टोर रूम में एकदम प्रॉपर कंडीशंस में उन एग्स को बढ़ने दिया, मतलब पूरा लाइफ से, मतलब एग्स को पूरा हैच होने दिया। एग से वो लोग कैटरपिलर हुए, कैटरपिलर से पुपा मतलब जो ककून होता है वो हुए, उसमें से एडल्ट बटरफ्लाई निकले। जिस तरह से बटरफ्लाई होता है, एग्स में से फिर कैटरपिलर होता है, ठीक है, और कैटरपिलर के साथ तुम्हारा वो होता है, कैटरपिलर से तुम लोगों का पुपा होता है, पुपा मतलब जो ककून होता है, राइट, जो, और कैटरपिलर क्या होता है, एक समय अपने मुंह से वो थ्रेड निकाल के पूरा अपने आप को एक उसमें कर देता है, और उसी थ्रेड में से सिल्क बनता है, ठीक है। तो वो सिल्क वर्म भी बेसिकली एक तरह का वो होता है, कैटरपिलर होता है, और फिर उस ककून में से एडल्ट बटरफ्लाई निकलता है। तो उसने पूरा प्रोसीजर अपने बेसमेंट में किया। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर वो क्या करता था, बटरफ्लाई के विंग्स में कुछ ऐसे लिख के वो चिपका देता था और बटरफ्लाइज को उड़ा देता था। फॉर सेवरल ईयर्स दिस बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और बहुत ही सालों तक उसका बेसमेंट में ऐसे हजारों बटरफ्लाई उगे, ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे ही ककून, एग, बटरफ्लाई, इस तरह से उसके बेसमेंट में उसने बटरफ्लाइज को उगाया, ठीक है, उनको बड़ा किया। इवेंचुअली देखो वहाँ पे है कि 6 वीक्स में उन्होंने कौन कौन सा बटरफ्लाई, कितना बटरफ्लाई खरीदा। गुजेमार विंग्ड उन्होंने 8 कलेक्ट किए, वुड निम्स एंड सैटायर्स उन्होंने 2 कलेक्ट किए, ब्रश फुटेड उन्होंने 10 कलेक्ट किए, वाइट एंड सर्फर्स जो विंग्स है जिनके बटरफ्लाई उन्होंने वो 3 कलेक्ट किए, मोनार्क 1 कलेक्ट किए, स्नाउट भी 1 कलेक्ट किए। Eventually, I begin to lose interest in taking butterflies. It is tedious and there's not much feedback. Ebright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो इवेंचुअली वो किस लिए वो उगा रहे थे, वो क्यों उगा रहे थे, ताकि वो देखे कि बटरफ्लाई कितने दूर तक माइग्रेट करती है, ठीक है। वो उगा के उनको टैग करके छोड़ दे रहे थे ताकि वो जान पाए कि वो कितने दूर तक माइग्रेट करते, कहाँ तक जा सकती है वो बटरफ्लाई, ठीक है। तो इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे कोई फीडबैक नहीं आ रहा था, बटरफ्लाई उनको रिकैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे, कहाँ जा रहा था क्या, और उनको समझ में नहीं आया था, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर रहे थे बटरफ्लाई टैगिंग्स में, ठीक है। इट इज़ एक तो बहुत ही टीडियस, बहुत ही टायरसम टास्क था ये, ठीक है, और ऊपर से कोई फीडबैक मतलब ज़्यादा कुछ उनको मिल भी नहीं रहा था इसमें से, ठीक है। इन ऑल द टाइम आई डिड ही लाफ्ड, और पूरा जो उन्होंने काम किया, इतना थाउजेंड्स बटरफ्लाइज जो उन्होंने टैग करके छोड़ा, उसमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज को वो फिर से पकड़ पाए थे, ठीक है, और वो भी कितने दूर, जहाँ से वो रहते थे उससे सिर्फ 75 माइल्स दूर। तो इसका मतलब वो लोग ज़्यादा माइग्रेट नहीं किए थे, उनको वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट खो रहे थे इस बटरफ्लाई वाले कलेक्शन वाले चीज़ में, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तुम लोग का अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी नहीं आता है, तो तुम लोग ग्रुप पे मुझसे थोड़ा पूछ लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।